होता ये है ना कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है किसी का। प्राथमिक उद्देश्य अगर पढ़ना है तो रात में, हम लोगों ने क्लास एक समय की है रात में 9-9 10-10 बजे, ठीक है ना, 9:30-9 बजे तक क्लास की है दिल्ली में, ठीक है ना। तो इसका चलिए शुरू करते हैं। इसमें स्कोर क्या रहा है आप लोगों का, कितने गलत हुए बस बता दीजिए। अच्छा आप मैच कर लीजिए, आप बताइए। गलत गलत गलत, अच्छा हाँ, छोड़ने वाला और गलत बताइए। चौधरी जी किया कितना था, आप बताइए। यार आपने मिलाया कितना, 11 गलत हुआ, तो 3 पे 1 कट्टा है, तो 3/3 करोगे तो 12 मान लो उसको, तो 4 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे। आपने टोटल 50 क्वेश्चन थे, 50 में छोड़ा कितना, 45 बचे। 45 में गलत कितने हुए, 18 गलत हो गए, तो 18 फिर बचा 27 और 6 और घट जाएगा, तो 21 आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्कोर निकाला जाता है, समझिए। तो ये तो परफॉर्मेंस आप लोगों की अच्छी नहीं है ना। कम से कम अगर आपका कोर सब्जेक्ट है तो 80% परफॉर्मेंस मांगता है, और अगर आपका कोर नहीं है तब भी 50% से ऊपर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी को कोर सब्जेक्ट में नहीं रखा है, तब भी आपकी परफॉर्मेंस कम से कम आधी तो होनी ही चाहिए, कम से कम आधी, आधी से कम नहीं, उस सब्जेक्ट में भी जो अरबी भाषा में आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि पेपर कैसा आ जाएगा, एकंगा टाइप का। मान लो आप ज्योग्राफी तैयार करके गए और पेपर में ज्योग्राफी बहुत टफ आ गई, तो आप 80% सोच रहे थे, अब छोड़ दीजिए बाद में मिलाइएगा, अब इधर ध्यान दीजिए। 80% आप सोच रहे थे और वो घट के आ गया आपका 65-70%, तो आपको इधर बढ़ाना पड़ेगा किसी न किसी में। तो अन्य सब्जेक्ट, सेकेंडरी जो सब्जेक्ट हमने बताए थे, उनको भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। ये रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। 36 सही, 8 गलत, और कुछ अटेम्प्ट नहीं किए, यानी कि आपका 33 स्कोर रहा। तो आपका स्कोर तो सही रहा 36। हिंदी छोड़िए अभी, 36 आपने सही किए हैं 50 में, गलत कितने हुए, 8, तो 3 और निकाल दीजिए, 33। तो इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है आज का, आपका आपका रहा है, हाँ तो इनका हाईएस्ट है, लगभग बराबर है, 36-36 बराबर है। मिसप्रिंट, क्या मिसप्रिंट है जैसे, चलिए अभी उसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। चलिए इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है वो आप हमको बताइए, कोई है। हम एक एक क्वेश्चन सारा डिस्कस करते हैं, कंफ्यूजिंग भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है, सही रहेगा ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा इसको, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, 1935 का जो एक्ट है उसी के द्वारा हुआ है ना, 1935 के एक्ट के द्वारा हुआ है। 1935 के एक्ट में और बहुत सारी चीजें हुई थी, आरबीआई का गठन हुआ था, आर्थिक क्षेत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, फेडरल इलेक्शन हुआ, प्रांतीय द्वैत शासन का उन्मूलन हो गया था, ये भी तो हुआ था, और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, है ना। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत 1935 में हुई। अच्छा अब जरा ये बताइए कि प्रांतों में द्वैत शासन शुरू कब हुआ था, 1919 में। और 1909 किस लिए जाना जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पृथक्करण, है ना, पृथक्करण के लिए, पृथक निर्वाचन के लिए पूछा जाता है। तो ये ऐसे रिलेट करके याद करिए, जब ऐसे रिलेट, जैसे अब एक आपने याद किया कि बर्मा, जैसे याद कैसे किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ। आप सेंटर में रखिए कि बर्मा का विभाजन हुआ था, और ये सोचिए कि बर्मा वाले विभाजन के साथ क्या क्या हुआ था, तो पता चलेगा प्रांतीय द्वैत शासन समाप्त हो गया और केंद्रीय द्वैत शासन शुरू हो गया था। इसी के साथ आरबीआई वाला तो आपने पढ़ा ही है कि आरबीआई वाला हुआ था, इसी के साथ है, हाँ फेडरल कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, ये भी सही है। भारतीय परिषद का उन्मूलन कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय की शुरुआत हो गई थी। इसमें एबोलिस्ट कर देना, खत्म कर देना, है ना, उन्मूलन का मतलब यही होता है। अब उन्मूलन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक होता है वृक्षारोपण और एक, है ना, और एक होता है वनोन्मूलन, तो वन का उन्मूलन कर देना ना। तो ऐसे वाक्य प्रयोग कर लिया कीजिए, बस समझ में आ जाएगा।
जैसे आज के पेपर में आपको कठिनाई हुई कि भाषा नहीं समझ में आ रही थी, तो वो भाषा के शब्द कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सुने होते हैं, कहीं ना कहीं प्रयोग किए होते हैं, ये सारे हुए थे, है ना। बाकी बस ठीक है, यही सब सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था, बताइए। देश के लिए लिखित संविधान इसमें नहीं आया था। अब बाकी देखिए, ये नोट कर लीजिए कि ये सब हुआ था। एक संघ की योजना पर विचार हुआ था, विधानमंडल के निर्वाचन जवाबदेह प्रतिनिधि, अपने पेपर में उसको सब टिक कर लीजिए कि याद करना है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समाचित किया जाना, ये भी किया गया था, ठीक है। समाचित किया जाने का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, कोई कठिनाई तो है नहीं। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समाचित किया जाना, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? इसका सही कौन सा है? अरे ये तो सही हो गया भाई, कौन सा नहीं हुआ बता तो दिए। ये नहीं था तो ये हो जाएगा। क्या होगा इसका? समाचित का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समाचित, सेलेक्ट वाला वही समाचित किया जाना। एक चीज और करिए, पेपर कभी भी आप अंग्रेजी में भी देखने से परहेज मत करिए। कभी कभी अंग्रेजी के शब्द बड़े सरल होते हैं, टाइम में नहीं लगता है, जब आदत में रहेगा ना टाइम में नहीं लगता है, ऐसे देखा जाता है ना। जैसे सरमाइन आंटी सामने जब खड़ी होती हैं अपने छज्जे पे, तो उनके सामने जो घर है, वो बिटिया कहीं भी गई, किसके बाइक पे बैठ के कहाँ गई वो तो पता रहता ही है। 8वें नंबर का जो घर है, उसमें भाभी किससे बात कर रही थी सामने, सब्जी वाले से कितनी देर टमाटर पे चर्चा की है, ये भी पता रहता है। तो वो सरमाइन आंटी की पैनी नजर परीक्षा में बड़ी काम आती है। अब मजा आ जाएगा बिल्कुल। सरमाइन आंटी कोई हो उनसे मिल लीजिए, कैसे आप कवर करते हैं। सीसीटीवी कैमरा, पर्सनल बातें नहीं, सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल उन्हीं लोगों को देख के बना है। आप देखते ना छज्जे पे, और ऐसे ही रहेंगी, सामने वाला समझेगा वो ऐसे हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे सब तरफ देखा करेंगी, उल्लू की नजर फेल। बिल्कुल समझ रहे। तो उनसे सीखिए। तो थोड़ा सा एक नजर इधर डालिए, एक इधर डालिए, बस वो अंग्रेजी हिंदी सब हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ के संबंध में सत्य कथन है, इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल था, और इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों से मिलाकर होना था। तो ये दोनों बातें सही हैं। क्या था ये 1935 का जो अधिनियम था, उसमें एक अखिल भारतीय महासंघ के निर्माण की बात की गई थी। तो कैसे वो बनना था, पहला ये है कि उसमें था, तो ये तो याद ही रखना है। छोटा प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा, और ये और इम्पोर्टेंट है कि इससे मिलकर बना था, तो इसमें कुछ है नहीं। और भाषा दुरूह होती जा रही है पेपर में। पेपर में भाषा दुरूह क्यों होती है? अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जैसे किसी को पेपर किसी ने शेयर किया था, शायद ये अनुष्का बता रही थी, इनके कोई है पर्सनल, यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर सकते। तो उन्होंने कहा ये टेस्ट सीरीज में क्या है, सारे क्वेश्चन उठा के वो छाप दिए पुराने। कुछ पुराने क्वेश्चन होते हैं जिनको छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। तो हम अपनी टेस्ट सीरीज में नियर अबाउट जो अनुपात लेके चलते हैं वो 50-50 लेके चलते हैं। मतलब आधे आपको पुराने मिलेंगे, आधे आपको नए मिलेंगे। अगर 50 है तो 25 ये आपको दिखेगा। अब बाकी आपको एक दो दिख गया, बड़े खुश हो गए तो आप चाटे पड़े हैं, बता रहे हैं हम तो सब चाट गए हैं। अरे चाट गए हो तो चमनप्राश की तरह वो असर क्यों नहीं कर रहा है? चमनप्राश की तरह असर करना चाहिए। पेपर में 150, सब 150 में से 70-80 तो वही आते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं चाटे थे लेकिन वो स्वाद नहीं आया था, उस समय गड़बड़ हो गया था, नमक मिर्च लगाना भूल गए थे। अजीब अजीब इतने मतलब टाइप के लोग हैं इसमें, मतलब क्या कहना चाहते हैं यही नहीं समझ में आ रहे हैं, बस अजीब अजीब है। हम तो दावे के साथ कहते हैं भाई, हम जो कुछ आयोग के द्वारा बनाए क्वेश्चन उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ हम बनाते हैं जहां तक आयोग पहुंच के दिखाए, ये भी चैलेंज है। और हमारा उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन दिखाना कि देखो हम बड़ा बढ़िया बनाते हैं, हमारा ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपकी तैयारी हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इसमें सही क्या होगा? देखो ये भी करता है आयोग, ये भी करने लगा है, ये बात समझ रहे हो, इधर उधर। तो आपको देख के टिक करना है इसको। कई बार हम हमारे दिमाग में सेट होता है ए पे केवल एक होगा, और ये घर पे, और ये बाप रे बाप ये तो आता था, सारा सी दे दिया था इस बार, ऐसे हो जाता है ना, क्योंकि आपके दिमाग में तो फीड है कि सी पे दोनों होगा। ये ध्यान रखिए। देखो हुआ, हो गया, यही एग्जाम में भी होता है, ठीक है। आगे पीछे नहीं था, वो बहुत बढ़िया सवाल था, हम आज देखे थे उसको, मतलब खराब नहीं था वो, गलत नहीं था। आज वाला हिंदी दिए नहीं, आप विलोम दीजिएगा जो आज उम्मीद फर्स्ट में हुआ है, उस विलोम में है क्वेश्चन 10,
ऐसे दग जाएगा दिमाग है, ऐसे ऐसे ब्लास्ट कर जाएगा। अभी दिखाएंगे हम उसको, दग जाएगा ऐसे, बिल्कुल लगेगा मुझे मारो, कौन हूं मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, क्यों क्यों मैं तैयारी कर रहा हूं, ऐसे होगा। अभी एक मैम आई थी हमसे मिलने, 2013 से 2021 तक एक भी मेंस उनका आरओ का नहीं छूटा है, और हर बार सिलेक्शन 2 नंबर से रुका है। 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 से ऊपर कभी नहीं है। मेंस में फाइनल सिलेक्शन उनका, मेंस में फाइनल सिलेक्शन उनका। तो वो कहीं हमको समझ में ही अब नहीं आ रहा है, उनकी बिटिया भी आई थी साथ में, तो उनके सर समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे में कमी क्या है, हमका कतई समझ में नहीं आया। तो मैंने उनकी जनपत्री बनाई, कुंडली, फिर हमने निकाल के दिया उनको, हमने कहा भाई यहाँ कमी, कहीं हाँ सर यही तो कमी रह जाती है। हमने कहा कभी तीनों इससे बराबर आपने नहीं लिखा होगा, तो कहा हाँ सर 2 तो हो जाते हैं, 1 रह जाता है, आप कैसे जान गए? क्योंकि हम पीछे बैठे रहते हैं, वहीं देखा करते हैं आप कापी जब चेक हो रही होती है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित है? कौन सा है? 1935। 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था, ये हमारे संविधान का सबसे मूल दस्तावेज है, सबसे ज्यादा प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। तो इसीलिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर किस देश के संविधान की सबसे ज्यादा छाप है? तो ब्रिटेन के संविधान की। अभी भी है इसमें क्वेश्चन? हाँ तो होगा, अमेरिका का ऑप्शन दे दिया है ना, तो अमेरिका का नहीं है ना। हाँ हमारे बाद में संबंध अच्छे रहे अमेरिका से, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं अमेरिका से संबंध ज्यादा अच्छे हैं, है ना। अब इस समय तो लोग वो भी जॉर्जिया मेलोनी से संबंध ज्यादा बढ़िया बताने लगे हैं, है ना। तो वो सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मत जाइएगा, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कुल विशेषताएं जो 5-7 हैं, उन कुल विशेषताओं को आप रट लीजिए, जो 1935 अधिनियम की 5-7 विशेषताएं जो बार बार पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। सबसे खतरनाक चीज ये होती है, निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था। अच्छा चलिए, ये लोकसभा जो है इसको ए से करेंगे कि बी से करेंगे? लोकसभा सर, ये केंद्रीय विधानसभा निचला सदन है, ठीक है, और ये राज्यसभा है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा में ज्यादा योग्य होते हैं लोग कि लोकसभा में ज्यादा योग्य होने की संभावना? राज्यसभा में, है ना। लेकिन कुछ राज्यसभा के विधान परिषद के सदस्य चुने गए और उनको श्रेणी रखी गई कला की, और उनको कला में चुन लिया गया, और बाद में जब पता किया गया कि किसमें माहिर थे, तो पता चला ये डकैती डालने में बड़े माहिर थे। कला है, वो भी कला है। क्या करते थे? इन्होंने बहुत सारी चोरियों को अंजाम दिया है, को पैसा हो गया खरीदने से। लेकिन ये सब बात बाहर मत बताना, तो कोई ऐसा हो उठवा लेगा मुझे यहीं से, तो आप लोगों का बैच खराब हो जाएगा, और कोई चिंता नहीं है मुझे, ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, ठीक है, केंद्र में की गई थी। हाँ, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना की गई, ठीक है। बात समझ में आ गई? बस पढ़ने का है सारा गेम, क्वेश्चन अगर सही से पढ़ लिया आधा काम खत्म हो जाता है। मेरा दावा है गलत पूछ रहा था, तो गलत पूछ रहा था, तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं कुछ कह रहा था, मैं कह ये रहा था, अब बीच में मतलब ऐसे क्वेश्चन आया, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने पढ़ना सीख लिया, मेरा दावा है 90% लोग क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं जानते हैं। ये जो 10 लाख फॉर्म पढ़े हैं ना, इसमें कंपटीशन जानते हो कितने लोगों में है? बहुत ज्यादा बता दिए, 50,000, 40-50,000 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, और उसमें से 15-17,000 लोग चयनित होंगे, नहीं चयनित होने लायक होंगे, और उनमें से 550 अगर सीटें होंगी तो 15-75 और 15-75 लगभग 8-8,500 लोग क्या करेंगे? मेन एग्जाम देंगे। होते हैं 15-16,000 लोग होते हैं, लेकिन इसमें जो बाकी होंगे, किसी का 2 नंबर, किसी 3 नंबर, किसी का 4 नंबर, किसी का 1 नंबर, ऐसे रुक जाएगा सिलेक्शन। फाइट यही है 40-45,000 लोगों में, बाकी सब फॉर्म डाल देते हैं। फॉर्म ऐसे ऐसे लोग डालते हैं, मेरे पास फोन आता है, सर वो आरओ का फॉर्म डाल दिया था हमने, तो ये बताइए कि इसमें जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसी समय सचिवालय जाना पड़ेगा कि बाद में सचिवालय जाना है? पहले एग्जाम होगा कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? अरे तुमको भी कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे पास ऐसे से फोन आता है, पीछे भैंस पौ कर रही है, आगे बोले सर हम गांव में रहते हैं, यहाँ अभी खेत में हम काम करते हैं, ये सब करते हैं,
अब वो हम भी फॉर्म डाल दिए थे, समीक्षा अधिकारी बनने की चाहत है मन में, बचपन में सोचा था, मेरे पिताजी अब नहीं रहे, वो चाह रहे थे कि समीक्षा अधिकारी हम बने, तो हमने डाल दिया था। तो आप बताइए कैसे बने। ठीक है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? गांव में रहना बुरी बात नहीं, भैंस पालना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सपना पालना बुरी बात है ना। फॉर्म की संख्या बढ़ाना बहुत बुरी बात है, फालतू का आप लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। लेकिन ये प्रारंभिक परीक्षा इसीलिए होती है कि इन लोगों की छटनी कर दी जाए। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। मुसलमानों के लिए प्रयुक्त सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था यह है 1909 का। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण ये हुआ था। तो पहला और तीसरा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए, प्रत्येक राज्य की जो शासन की व्यवस्था थी उसको कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। और वो जो 2 भाग थे उसमें एक आरक्षित था और एक हस्तांतरित था, है ना। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, निर्वाचित हो गए। बात समझ में आ गई, है ना। हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, इसलिए विधायी सब सही है, विधायिका जैसे होती है। अच्छा, विधायिका क्या होती है? विधायिका का काम क्या होता है बताओ? कानून बनाना। कैसा कानून बनाना? जैसे यहाँ का एक कानून है कि क्लास में कोई बात नहीं करेंगे, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? यहाँ मैं ही विधायिका हूँ, मैं ही कार्यपालिका हूँ और मैं ही न्यायपालिका हूँ। शांत बैठो विधायिका। अच्छा, और विधायिका जो कानून बनाएगी उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक काहे आप बता रहे हैं? वास्तविक भी शब्द लिखा हुआ है कि वास्तविक, यही शब्द लिखा हुआ है। आएगा तो आएगा, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रैक्टिकल बातें ना करो। राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, है ना। बचपन में हम सोचते थे पूरे राष्ट्र का एक पति, ये कैसे होगा? और फिर महिला राष्ट्रपति भी, महिलाएं भी पति हो सकती हैं बचपन में। अब मैं समझ जाता हूँ राष्ट्रपति का मतलब क्या है। राष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? इनसे पूछ रहे थे ना, मतलब एक फैक्ट याद है तो तुरंत बता दोगे, है ना। चलो इम्पीचमेंट का प्रोसेस बताओ। हाँ, हिंदी में क्या होता है? हिंदी बताओ इम्पीचमेंट की। महाभियोग का प्रोसेस क्या होता है? बताओ। राज्य सरकार यहाँ कहां से आ गई? महाभियोग एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति कहां से आ गए? महाभियोग केवल राष्ट्रपति पे लगता है? अरे नहीं, तो आपको मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगना है ना, मैं महाभियोग प्रोसेस पूछ रहा हूं। जैसे मैं पूछ रहा हूं 10 रुपए की नोट के बारे में बताओ, आप बता रहे हो ब्रेड खरीदने जब गए थे तो 10 रुपए की नोट हमने दिया था, ब्रेड मिल गई थी। महाभियोग क्या होता है? ठीक है, चलिए बताइए। गलत हो गया, चलिए आप बताइए। उन्होंने क्या कहा उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपके व्यवहार में वो गोला नहीं बनाएंगे। अगर राष्ट्रपति पे लगेगा तो, लेकिन हाँ हाँ 1/4 सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित किया जाता है। फिर पारित संकल्प को 2/3 जो सदस्य हैं चुने गए 2/3 के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। तो एक में पास हो गया, संसद के एक सदन में पास हो गया, या चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। अब उसके बाद दूसरा सदन क्या करेगा? जांच करेगा। और जब जांच चल रही होगी तो राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। राष्ट्रपति अपने बिहार पे किसी भेज सकता है कि हमारा देखो वहां क्या चल रहा है हमारे ऊपर। 14 दिन की पूर्व सूचना, वो तो आप जान ही रहे हो। फिर अगर जांच में भी पाया गया कि हाँ ऐसा है, इसने संविधान का उल्लंघन किया है,
जो आप कह रहे थे कदाचार ये सब साबित हो गया है, तो संविधान के उल्लंघन होने पे, पुष्ट होने पे उसको पास कर दिया जाएगा दूसरे सदन के द्वारा, तो उसी दिन से राष्ट्रपति या जिसके ऊपर लगाया जाएगा वो हट जाएगा। हटाने के बाद, जब तक राष्ट्रपति हैं तब तक नहीं, और जैसे वो हटेंगे तुरंत अगला राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के पास कार्यभार आ जाएगा और 6 महीने के अंदर दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। आर्टिकल बताओ किसमें दिया हुआ है? महाभियोग 61। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोनों में से किसी भी सदन में पहल एक कोई करेगा ना। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? बहुत सरल प्रश्न है, इसको देख के तुम्हें को बल्ले बल्ले हो गया होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे, है ना, ग्वेर, मॉरिस ग्वेर। तो मॉरिस ग्वेर जो थे ये इसके क्या थे? सीजे, है ना, चीफ जस्टिस। दोनों सही है। और कुछ इसमें? 1 अक्टूबर 1937, इसको नोट कर लीजिए। नहीं, 1 अक्टूबर सही है। गांधी जी से याद कर लो, ठीक है ना, गांधी जी से याद कर लो, 2 अक्टूबर के एक दिन पहले, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि 1937 में हुआ और 35 का अधिनियम था जिसमें इस पर प्रावधान किया गया था, है ना, बात समझ गए। हाँ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ये सेंट्रल लेवल पे एक सारा एक लाया गया ना भाई। वो तो पहले प्रांतों की बात थी ना, बाद में 37 में हुआ तो जैसे फेडरल की बात हो गई, फेडरल कोर्ट, ये फेडरल था ना, ये सेंटर में आ गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट है भारत में एक, हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था जो है वो कितने स्तरीय है? एकल है, वेरी गुड, एकीकृत न्याय व्यवस्था है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 3 स्तर तो हो सकते हैं लेकिन व्यवस्था एकीकृत है, इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। यूएसए में ऐसा नहीं है, वहां पे स्टेट अलग है, हाई कोर्ट की वैल्यू अलग और सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू अलग है। ये सब तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे ही पढ़िए, पढ़ रहे हैं विलोम और सोचने लगिए वर्तनी शुद्धि के बारे में कि विलोम में जो शब्द लिखा है क्या शुद्ध लिखा है। पढ़ रहे हैं ये, पहुंच जाइए हिस्ट्री में, है ना। जैसे हम लोग जब भारत का संविधान पढ़ते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि लिखित तौर पर डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो गया था, वहीं से शुरू हो गया। हालांकि उसके पहले का भी असर है लेकिन लिखित तौर पर वहीं से शुरू हो गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। तो ये किसमें हुआ था संघीय न्यायालय की स्थापना? तो इनमें से डी हो जाएगा, हर तरीके के प्रश्न इसमें हो गए, अब गलत नहीं होगा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, किस पे? 92 भारतीय परिषद अधिनियम, है ना। अच्छा, इसमें बजट पर बहस करने की तो शक्ति थी, ये बताओ वोटिंग राइट था कि नहीं था? नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था, ये पूछा जाता है बजट पे। हाँ, प्रश्न, बजट पर बहस कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रश्न पूछने की अनुमति कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई थी, दे दी गई थी। तो ये नोट कर लीजिए, प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई थी। हाँ, प्रश्न पूछने की अनुमति दी, हाँ दे दी गई थी, ठीक है, प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी, लेकिन वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे। यही सब तो प्रश्न पूछे जाते हैं और खूब कंफ्यूजन होता है, मुझे तो होता था, खूब होता है, अभी भी होता है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन की कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कुछ हिस्सा, ए वाला, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, एक शब्द है चाइना और चाय, है ना। तो लोग कहते हैं चीनी और चाय, तो इसमें जो चीनी होता है वो चाइना होता है और जो चाय होता है वो चाय का व्यापार। तो चीनी और चाय का व्यापार नहीं होता है, चाइना के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार।
ये छूट दी गई थी किसमें? हाँ? 13 में, और 33 में इसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्या था मामला इसमें? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही चलाती थी पूरा, अब क्राउन को चला गया। तो क्राउन को पूरा अभी कहां चला गया? 1858 में गया। लेकिन नियंत्रण शुरू हो गया था क्रमशः, सनह सनह, धीरे धीरे, अनवरत एक क्रम था। तो 1813 में दो चीन के साथ व्यापार और चाय को छोड़ दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट हैं वो लोग कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ कर दिया गया कि अब ब्रिटिश सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। उसके बाद भूकंप नहीं आया, वो वैक्यूम हो जाता है इसी का। तो उसके बाद में 33 में ये भी ले लिया गया। बात समझ में आई? इसी एक्ट में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा ये किया गया था, और इसमें एक धारा थी, उस धारा का नाम है धारा 87। इसमें कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग या इनमें से किसी भी आधार पर क्या प्रशासन में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा। यानी कि यहीं से जो आज लैंगिक समानता की बात करते हैं, धार्मिक समानता की बात करते हैं, वो यहीं से उद्भूत होकर आया है। बस में आ रही है, ये है 1833 का जो एक्ट था। तो यही राजनीतिक आंदोलन में जो भागीदारी की बात है, कि राजनीतिक आंदोलन में बार बार मांग करते थे कि हमको भागीदार बनाओ। शुरुआत में आजादी की मांग नहीं की गई थी, शुरुआत में तो धीरे धीरे कहे यार कुछ तो थोड़ा सा तो हमारा सुनो यार, राजनीतिक प्रतिनिधि थोड़ा दे देते तो ठीक रहता। देखो अचानक कुछ नहीं होता है बड़ा काम, है ना? वही वाली बात, कौन वाली बात? धीरे धीरे रे मना, अचानक कुछ नहीं होता है। अचानक आप सोचोगे कि एकदम से कुछ ऐसे हो जाए तो नहीं होता है। लेकिन 99% लोग यही सोचते हैं कि बस आज पहुंचे, पेपर मिल जाए, और कल पेपर हो जाए, परसों सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पेपर होने में 3 साल लग जाते हैं। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? तो यही सारी चीजें, तो इसको ध्यान रखिए। तो यहीं से फिर शुरू, पहले नरम दल वाले क्या कहते थे, यार हमारी बात सुन लेते, तो एक चिट्ठी लेते थे, सर सर सुन लीजिए, मान लीजिए सर। और उनको बड़ा यकीन था उन पे, कहते थे कि सुनेंगे। लेकिन एक चीज जानिए, यकीन ना करते तो करते क्या, वो मूर्ख नहीं थे उस समय में। कहते सुन, तो कहते अच्छा, बस वहां से 3 सिपाही निकलते, इनको उठाते और ऊपरी मंजिल से उठा के फेंक देते, कहते सुन लिए, बह हो गए। तो पहले ये धीरे धीरे दबाना शुरू किए। सब लोग, ज्यादातर लोग, जवान लोगों से पूछोगे आजादी कैसे आई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी, अरे बड़ा योगदान इनका रहा है। लेकिन खाली इनकी उसी से नहीं आई है। खौलता हुआ खून ही हमेशा नहीं काम करता है, शांत खून की भी जरूरत पड़ती है। विनम्रता या विनयशीलता या आप विवेक की बात जब करते हैं, तो विवेकी 22 साल का बच्चा नहीं होता है, 23 साल का बच्चा नहीं होता है। विवेकी बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास अनुभव होता है। तो वो लोग पहले कहे पहले सेंध मारो, अगर बिल्डिंग को गिराना है, किले को ध्वस्त करना है, तो सेंध मारना वो लोग शुरू कर दिए थे। फिर ये लोग जब जर्जर हो गई वो बिल्डिंग, तो ये लोग फिर गिरा दिए उसको, समझे? तो ये शुरुआती जो राजनीतिक हिस्सेदारी और इसकी बात जो हो रही थी, तो ये 33 में एक आधार बना था कि हमारी बात मान ली गई, कुछ कुछ हिस्सा तो मिल जाएगा। ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ समतुल्य सामंजस्य हो। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? किसका? प्राइवेट सेक्टर, जिसके पास पैसा होगा। अच्छा, इस समय भारत यहां है कि यहां है? यहां है। नेहरू जी का ये मानना था, मोदी जी यहां पे बीच में रगड़ रहा है। सबसे ज्यादा शोषण किसका हो रहा है? मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास की सबसे खास बात एक बताइए आप। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने बताई, और सटीक बताई। रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन रिस्क की बात आई कहां से? मिडिल वर्ग कभी सेटिस्फाई नहीं रहता, अनसेटिस्फाइड रहता है। मिडिल वर्ग कभी सेटिस्फाई नहीं रहता।
मजदूर को देखेगा तो कहेगा क्या बढ़िया नमक रोटी खा रहा है, और ऊपर वाले को देखोगे क्या बढ़िया पिज्जा बर्गर खा रहा है, और वहां पे बैठ के रोज स्टारबक्स की कॉफी पी रहा है। और ये ऊपर भी जाना चाहता है, नीचे भी जाना चाहता है। कंप्लीटली अनसेटिस्फाई जो ग्रुप है वो यही मिडिल वर्ग है, और सबसे ज्यादा संख्या मिडिल वर्ग की ही है ना। कुछ लोग हैं, कुछ लोग जबरदस्ती अपने को उसमें घुसेड़े हैं। सही से मिडिल वर्ग की बात की जाए तो हम लोग मिडिल वर्ग में भी नहीं आएंगे, लोअर मिडिल के भी लोअर में आएंगे अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए। लेकिन सब लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम तो मिडिल वर्ग के हैं, अब आम आदमी मिडिल वर्ग के हैं। बड़ा घटिया। ईएमआई पे चल रही हैं जिंदगी पूरी, है ना। इसको 2,45,000 की पैंट भी पहननी है जो यहां से फटी रहती है इस जगह पे, इस जगह पे। मेरा एक दोस्त है, उसने एक पैंट खरीदी 2,48,000 रुपए की। तो हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि 50,000 रुपया जमा कर दिए डाउन पेमेंट, बाकी किस्तें करा लिए हैं, महीने में कटता रहेगा, 9 महीने की किस्त में पूरा कट जाएगा, ठीक ठाक उसकी तनख्वाह। अच्छा इससे मिले, अरे ये फैशन है आजकल का डिजाइन, यहाँ फटी यहाँ कटी, ऐसे ऐसे सब कटी फटी फिट थी, जेब पे भी कुछ फटा फटा ही लटक रहा था। मतलब कपड़े का मतलब बहुत ही तगड़ा अभाव था, लाइफ उसकी कुछ नहीं थी, कलर फेडेड था बिल्कुल, लेकिन था। ठीक है, तो ये था मिश्रित हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था दो दृष्टिकोण से, एक तो मिश्रित में एक तो इन दोनों के बीच की मिश्रित, और दूसरा प्राइवेट और वो दूसरी मिश्रित क्या कहते हैं, ये तो प्राइवेट और एक वो हो गया सरकारी, और दूसरी मिश्रित क्या होती है, ओपन। तो इसमें मिश्रित क्या हुआ, ये तो ओपन इकोनॉमी है। तो पूंजीवाद समाजवाद तो मिश्रण और किसी प्रकार से मिश्रित है। अरे मिश्रित है, एक तो हो गया कि पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है? उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ जैसे तो ये मिश्रित से क्या मतलब है? हाँ अच्छा, हमारे यहाँ खेती के बारे में कहा जाता है, खेती क्या है? खेती नहीं, प्राइमरी सेक्टर तो है, लेकिन खेती और पशुपालन को इकट्ठा कर दिया गया तभी तो खेती बना, है ना। तो कृषि और पशुपालन, अच्छा कृषि को तो प्राथमिक सेक्टर में रखा जाता है, और पशुपालन को क्या करते हैं, वो भी प्राइमरी में आता है। और जब पनीर बन के उसको बेचा जाएगा तो वो किस सेक्टर उसमें आएगा? बेचना सेवा में चला जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। हाँ तो पनीर जो बनाया वो मैन्युफैक्चरिंग तो किया, तो सेकेंडरी तो सेवा का है, बता दिया। सेवा ये है जैसे शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र। मिश्रित का मतलब केवल यही होता है। आप लोग इतना दबाव में आ गए, इतनी गड़बड़ गड़बड़ से बकने लगे, मतलब एक से एक बातें बताने लगे। मिश्रित का मतलब यही तो है यार, और इसके अलावा कुछ भी देगा तो तुम टिक कर दोगे, और ये नहीं देगा कहेगा इनमें से कोई नहीं। कितने 3-4 विचार आपने नहीं दिया, नहीं उधर विचार आए ना। मैं ये देख रहा था कि मिश्रित की कैसी कैसी परिभाषाएं आ रही हैं, है ना। कुछ देर बाद आता है एक शुक्ला जी हैं, एक मिश्रा जी हैं, वो भी मिश्रित है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में समाजवादी उद्देश्य राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, सही है। डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो तो फुल फॉर्म है। सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिनको लाया गया, बात समझ में आई? सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना डीपीएसपी का लक्ष्य है। ठीक है, और डीपीएसपी है क्या? आर्टिकल बता दीजिए। 36 से 51, सही है ना। हाँ, डीपीएसपी कौन प्रदान करता है? राज्य देगा, हाँ राज्य की जिम्मेदारी है। और अगर नहीं राज्य ने जिम्मेदारी पूरी की तो हम कोर्ट में केस कर देंगे, नहीं कर सकते डीपीएसपी में। तो इसको कहते हैं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर ये पूरा नहीं होता है तो कोर्ट में हाँ भुनाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। किसने कहा था, किसने कहा था? जेनिंग्स ने कहा था, आइवर जेनिंग्स, उन्होंने कहा था कि मुंशी जी ने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मूल रूप से प्रस्तावना में समाजवादी शब्द था नहीं था। 1942 का जब संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। सबको वो याद है, प्रस्तावना याद है?
कल प्रस्तावना सुनी जाएगी, आज हम समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि अभी आगे क्या है ये नहीं होना चाहिए, पंखे की ब्लेड भी नहीं गिनना है। कल मैं सुनूंगा खड़ा होके, यहाँ पे सारे लोग खड़े होके प्रस्तावना सुनाएंगे, यहाँ पे कैमरे पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो कल प्रस्तावना याद करके आइएगा, कोई भी टर्म रहेगा प्रस्तावना सुनी जाएगी क्योंकि प्रस्तावना से सवाल आते हैं, तो इसमें दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अधिकांशतः अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, डिस्कशन हो चुका है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। ये भी गलत है, कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? आयरिश संविधान से ली गई, ये भी तो वहीं से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन और इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों आयरिश संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन अब इस वाले ऐसे तरीके के समाप्त हो रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा बनाया गया क्वेश्चन है। तो अब आगे बढ़ेगा ना आयोग, ठीक है। आयरिश आयरलैंड का जो होगा, हाँ आयरिश जो है वो आयरलैंड का जो संविधान है वहीं से, ठीक है। डी हो जाएगा, मतलब डी पे अगर कोई नहीं सही है तो वही हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ। कोई बात इसमें गलत है? और स्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थायी पूछा जाए डॉक्टर एस.एन. सिन्हा, ठीक है। 7 दिसंबर को ये चुने गए थे, 7 दिसंबर को। अरे ये अच्छा, और ये क्या है? हाँ बस ठीक है, हाँ बस मैं वही बता रहा हूँ, पहली बैठे हुए 2 दिन बाद 11 तारीख को, 11 दिसंबर को ये राजेंद्र जी चुन लिया गए थे, और ये 9 दिसंबर को, बस कहीं 2 दिन का मामला था। काहे ये हुआ था ये पता है किसी को? कहाँ चले गए थे? नहीं पता, अभी बताएंगे प्लीज। हाँ पता करके आना, कल इसको नोट करो क्यों ऐसा हुआ था। जब राजेंद्र प्रसाद जी को ही बनाना था, नहीं तो राजेंद्र प्रसाद जी को क्यों नहीं बना दिया गया जब 2 दिन बाद बनाना था? अच्छा तो हाँ वो तो मैं जान रहा हूँ, नहीं तब कहाँ राष्ट्रपति पद की कोई बात ही नहीं। अभी हम 46 में जी रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखने में इतना जवान लग रहा हूँ, मैं हूँ 70-80 साल का, 46 में चल रहा हूँ, ठीक है। इसको पता करके आना जरा, कोई कारण था विशेष क्या, कहीं चले गए थे क्या? थोड़ा सा पता करना, थोड़ा सा पढ़ना, गूगल करना, मजा आएगा कि पहली दफा ही क्यों नहीं बना दिया गया उनको, 2 दिन बाद जब बनाया ही जाना था। ये तो वही हुई एंगेजमेंट किसी के साथ, फिर शादी किसी के साथ, 2 दिन बाद। अस्थायी बनाया था, स्थायी तो बनाया भी नहीं था। चेहरे पे सिकन, बहुत तेजी से सोचते हुए सिद्धनाथ, और ये दिया आंसर। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव केवल राजनीतिक दलों से किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। केवल जब आया तो 95% क्वेश्चंस में गलत कराता है, लेकिन 5% में सही भी कराता है कभी कभी। हाँ नहीं तो ये केवल नहीं 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 ये गलत है, केवल नहीं था, देसी रियासतों से भी तो दिए गए थे, है ना। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संवैधानिक सलाहकार जाने माने। ये BNN तक जरा सा हुआ है, इतना नहीं किया जाता है, ये आपको वहां पेपर में भी मिल जाएगा, हो जाता है कभी कभी। ना वो टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाती है, तो दूसरा तीसरा, इतना नहीं, इतना सिली मिस्टेक करके पेपर कभी नहीं बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं बनाया जाता है। आपका कंसर्न सही है, आपकी बात सही है, उसको मैं नहीं अपोज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी पेपर में हो तो उसको सही मान लीजिएगा, ये मैं कह रहा हूँ बस। क्योंकि इतना छोटा मिस्टेक करके N की जगह M लिख के क्वेश्चन, हाँ कई टेस्ट सीरीज वाले बनाते हैं ऐसा, आयोग कभी ऐसा नहीं बनाता। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हो गए। संविधान सभा के लिए कुल 389 पद, सदस्यों में से प्रांतों के लिए 196 सदस्य। वेरी गुड, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन और क्या बन सकता है? 11
हम्म हम्म हम्म, ठीक, सही। अगला, नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। जून 1944 में कांग्रेस कार्यकारिणी में संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग प्रस्तुत की गई। तब की गई, कब की गए थे? 34 में, केवल एक सही है ना। ये जो नेहरू रिपोर्ट है, इस नेहरू रिपोर्ट में नेहरू कौन है? पापा, हाँ, पापा थे मोतीलाल नेहरू, है ना। इंदिरा गांधी जी के नाना, नाना। इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड का क्या नाम था? नहीं, नाम क्या था? इंदिरा गांधी जी शादी की थी, किससे की थी? वही हस्बैंड होंगे, फिरोज गांधी जी। उनकी, उनको दफनाया कहाँ, मतलब उनका वो कब्र कहाँ बनी हुई है? यूपी स्पेशल का प्रश्न है। हाँ, प्रयागराज में ममफोड़गंज जो मोहल्ला पड़ता है, उसमें इधर नयापुरवा पड़ता है, इधर ममफोड़गंज पड़ता है, तो उसी के बीच में इधर कार्नर पे बनी हुई है। मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल बहुत गंदा सब भैंस और वो सब इधर पोटी वोटी किए पड़े, मगर उसका कुछ होता होता नहीं है। जिंदा रहते में कभी ध्यान नहीं दी तो मरते में क्या ध्यान देंगे, है ना। उतनी जगह दे दी, वही कब्र किए बैठे हुए हैं कब्र में। तो उसको गांधी बाद में बदल दिया गया, है ना। जैसे नेहरू से गांधी ये लोग कैसे बने, तो वही फिरोज गांधी वाला ही टाइटल था, ठीक है। तो वो लेके, वो तो पहली मर्तबा था 1934 में। हाँ हाँ, ये वही, ठीक है, गठन का विचार, हाँ ठीक है। ये 44 में नहीं, 34 में हुआ था। कौन थे? एम एन रॉय। इनका पूरा नाम किसी को पता है? एम एन रॉय को ढूंढ के लाइए। जनवरी 1925 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। नहीं, नेहरू जी ने नहीं, कुछ काम महात्मा गांधी, वैसे अध्यक्षता करने में नेहरू बहुत आगे रहते थे, यही सोच के लगा दिया। लेकिन ये 1925 वाला याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। तो इसको प्रस्तुत किया था किसने? महात्मा गांधी ने, सही। और भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास इसे माना जाता है। संवैधानिक रूपरेखा प्रस्तुत करने का, राजनीतिक प्रणाली का प्रथम प्रमुख प्रयास इसे माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान द्वारा भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई, जिसमें लोकतंत्रात्मक शब्द का अभिप्राय क्या है? सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। ये पढ़ने का प्रश्न है, ए ही होगा, ए ही होगा इसमें। नहीं, ये गणतंत्र है, जैसे हमारा देश गणतंत्र है ना, तो ये उसकी परिभाषा है ना। है? प्रश्न आते हैं ऐसे ही, प्रश्न आते हैं, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न ये पूछा गया है तो आपका ध्यान इधर जा रहा है, इसीलिए नए प्रश्न करना भी जरूरी हो जाता है, इसीलिए जरूरी होता है, और कोई कारण नहीं है ना। और पुराने भी जरूरी है कि पूछा कैसे जाता है, ठीक है। पर्याय नहीं हो सकता गणतंत्र का, लोकतंत्र, गणतंत्र, जनता का शासन, है ना, लोगों का। हाँ हाँ, वो हाँ, जैसे जब बताते हैं तो उस समय क्यों नहीं देखते हो? देखो इधर, देखो इधर, इसमें इसमें जब बता रहे होते तो उस समय आंसर टिक कर लिया करिए। सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित होगा, तो ये सही होगा ना। ये गणतंत्र है, इसी पे तो चर्चा चल रही थी, जैसे ये गणतंत्र। तो जब ये गणतंत्र हो जाएगा तो ये ही होगा ना, ये वाला। हम भारत के लोग, हाँ हाँ, हम्म, करता है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, वेरी गुड, करता है। आंसर फट से टिक कर लिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है,
भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक ही की संरचना के अंग है। अमेरिका की तरह हमारे देश में पृथक संघीय तथा राज्य न्यायालय प्रणालियां नहीं है और उच्च न्यायालय का निर्णय देश की सर्वोपरि विधि होती है। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें टिक करो, डी, डी इसका होगा सर। ठीक है, असत्य यही है। बात समझ में आई? असत्य क्या हो जाएगा? यही। सर्वोपरि विधि कौन बना है? अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कुछ मामला हो गया, विवाद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है ना? विवाद किस किस मुद्दे पे होता है? जैसे इलेक्शन हुआ तो उसमें गलत तरीके से किसी की कैंडिडेटशिप को निरस्त कर दिया, नामांकन को, नॉमिनेशन को, तो हो जाएगा। तो लगा कि बी कैंडिडेट था, उसका नॉमिनेशन रद्द किया जा रहा है, तो अरुण पहुंचेंगे और कहेंगे कि गलत किया गया है। आप कर सकते हो दायर वहां पे सुप्रीम कोर्ट में? काहे नहीं कर सकते हो? आप भारत के नागरिक नहीं हो? हाँ, कौन करेगा आप बताइए? और बी के साथ गड़बड़ हुआ है, वो बी कैंडिडेट के साथ गड़बड़ हुआ है, तो बी कैंडिडेट करे या फिर उसके परिभाषा में बता रहा हूं, निर्वाचक मंडल में जो शामिल है वो करे। और निर्वाचक मंडल में तो एमएलए भी शामिल होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीति नहीं कर सकती है ना? आप नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? दो ही लोग कर सकते हैं, जिसके साथ हुआ गड़बड़ और जो निर्वाचक मंडल में शामिल। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधानमंडल के, ये राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, और दिल्ली पुदुचेरी के भी सदस्य। हाँ, अब हो जाएगा। हाँ, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। बिल्कुल सही कहा गया है। भारतीय संविधान में शासन शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित किया गया है। हमारे यहाँ केंद्रित नहीं किया गया है, विकेंद्रीकरण की नीति। और विकेंद्रीकरण के सबसे बड़े पैरोकार कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए एक नाम बताओ जो विकेंद्रीकरण पर बहुत जोर देता था पूरे, गांधी जी। ये ग्राम सभा और ये सारी जो शक्तियां हैं ना, है ना, ये सब गांधी जी। आर्टिकल ग्राम पंचायत का गठन आप क्यों बता दिए? जिधर उंगली करेंगे वही बताएगा। आर्टिकल ग्राम पंचायत का गठन मूल अधिकार है ना? क्या है? डीपीएसपी है। हाँ, तो 40 जब बोल दिया तो यही होता है, जानते रहते हैं और गलत टिक कर देते हैं, क्योंकि एक प्रेशर में होगा। सिद्धांत के रूप में भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक तथा व्यवहारिक रूप में उसकी आत्मा एकात्मक है। बड़ा मतलब अजीब बनाया गया है ना, लगता है कि इससे बेस्ट संविधान कोई है नहीं, है भी ऐसा। अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति। अभी आपसे एक प्रश्न मैंने पूछता था, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, राजनैतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना कार्य करता है। कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का या संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, अब ये उस क्वेश्चन में इन्होंने जब पूछा था तब इन्होंने कहा कि हम सच वाली बात बता रहे हैं। लिखा नहीं है ना, जो लिखा होगा वही तो लिखा है। क्या उसमें लिखा नहीं है तो ठीक है, सच्चाई बहुत अलग होती है। राष्ट्रपति का पद बड़ा है प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री जिसको चाहता है राष्ट्रपति बना देता है। हटा नहीं देता लेकिन बना देता है। हटा कोई नहीं है आज तक। कार्यकाल या फिर ऊपर चले गए हैं या फिर कार्यकाल पूरा करके गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद को सर्वोच्च तथा प्रभुता संपन्न माना गया है। अमेरिकी प्रणाली में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में ब्रिटेन की संसदीय प्रभुता है, प्रभुसत्ता, और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग। अब गलत तो इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च है और प्रभुता संपन्न है। अमेरिकी प्रणाली में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। अच्छा, हमारे यहाँ सर्वोच्च क्या है? क्या है सर्वोच्च? नहीं, सुप्रीम कोर्ट और संविधान में कौन है?
हाँ? और अभी तो आप बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, और संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब कौन है? वो अधिकार दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय होगा। अच्छा, भगवान कोई इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जिसे वो उठा ना सके? यानी भगवान में शक्ति नहीं कि इतना बड़ा पत्थर बना पाए, यानी भगवान शक्तिहीन है। और अगर इतना बड़ा पत्थर बना दिया तो उठा नहीं पा रहा है, यानी भगवान शक्तिहीन है, उसमें ताकत नहीं है कि वो उठा पाए। भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकता है कि वो उसको उठा ना पाए, तो आपने कहा कि नहीं बना सकता, यानी कि वो बना नहीं सकता, असमर्थ है। और अगर उसने बना दिया तो उठा नहीं सकता, यानी कि उसके पास ताकत नहीं है। तो संविधान भी है, ऐसे ही है मामला। कभी लगेगा कि व्याख्या संविधान की सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, और कभी लगेगा कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार संविधान ने ही दिए हैं। आर्टिकल कहाँ लिखे हुए हैं? संविधान के अंतर्गत। अब बताओ, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। संविधान सर्वोच्च होगा क्योंकि उसी विधि के तहत तो ये चल रहा है ना, और संविधान का पालन कराने के लिए, नकेल कसने के लिए, है ना भाई, विधायिका और कार्यपालिका पे नकेल कसने के लिए न्यायपालिका, है ना। तो न्यायपालिका भी एक अंग हो गई है, उसका भी जिक्र संविधान में किया गया है, और संविधान की रक्षा हो सके इसीलिए तो न्यायपालिका। फिर ये आंसर बताओ होगा क्या, ये बता दो, बाकी छोड़ो। है ना। भारत के मूल संविधान में कुल क्या होगा? यही होगा ना। संविधान निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 64 लाख रुपये, 7,000 संशोधन के नोट्स मिले थे, 2473 इसमें हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सही। सही हो गया ना, बढ़िया। तो 7,000 को दिया गया था, लेकिन उसमें से पास इतना ही किया गया, बस खाली 64 लाख। और आज बनना हो तो नहीं होगा, 64 करोड़ में नहीं। 64 करोड़। अतीक, सुनो सुनो सुनो, अतीक अहमद वाला केस याद है? अतीक अहमद वाले केस की जांच करने के लिए जज की टीम गठित की गई थी। 1-1.5 करोड़ रुपया, तो कुछ देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ही पैसा रहा होगा, खाली वो उस पर रिपोर्ट है। नहीं, वो नहीं कह रहा हूं, उनकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, उसमें जज लोग रखे गए, जज साहब लोग रहेंगे उसमें, हाई कोर्ट के, तो उनको 1.5-2 करोड़ रुपए, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 64 लाख से तो ज्यादा ही था, क्योंकि वो जो बिल पास किया गया था वो, ठीक है, तो वो हमको पता है, तो वो मतलब वो आया फट से बिल, और उसमें बताया कि इसको तुरंत पास करो, तो उन्होंने पास किया, तो हमसे आगे बताया इतना, मतलब इतना पैसा ये लोग खाली वहां जाएंगे। हाँ, एक्चुअली मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही, तो जो है बस इतना पैसा, तो 64 लाख में तो पूरा संविधान ही लोग, अरे बड़े महान महान लोग थे ये, अपनी मूंगफली चना गुड़ घर से लेके जाते थे सब, ऐसे ऐसे तो लोग थे उसमें उस टाइम। और अभी तो भाई जरा बटर मसाला वाला वो जो उस दिन रोटियां खिलाए थे, वो लाओ, तो पहले खींच के खाते हैं, फिर एक अनुच्छेद पे बात करते हैं। तब के नेता नेता थे, उनके में नेतृत्व करता वाले गुण थे, ठीक है ना। कुछ सुन तो नहीं रहा है आजकल वाला, ठीक है, बीच में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना कोई नैतिक टाइम ही नहीं है, उनका लड़का का देख ले तो, ठीक है। संविधान सभा की समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला सही, कोई दिक्कत? दूसरा, तीसरा, चौथा, तब कितने थे? इसके नेहरू थे, पंडित नेहरू, ठीक है। संघ संविधान समिति है ये ना, ये संघ शक्ति समिति में 9 थे, और संघ संविधान समिति में 15 सदस्य थे, ये बिल्कुल सही है, बट इसके नेहरू थे, पंडित नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुए चुनावों के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न हुई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आ गया वही वाला प्रश्न, एक ही सस्ता था, एक था। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक वाली है ये, तो इसके कितने थे? एक सदस्य होना चाहिए,
एक ही संस्था। ये सब कैबिनेट मिशन है। ये आप जो बात कर रहे हैं 1937 से चुनाव हुआ था वहां की शायद बात कर रहे हैं। इसकी ही बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन 1946 की बात कर रहे हैं। एक ही था। सही है। अगला, कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में असत्य कथन। स्थूल रूप से 10 लाख के लिए रफली था, ऐसे मुंडी नहीं गिनी गई थी। प्रत्येक प्रांत में स्थानों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख उसमें बांटा गया था। सही है। कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख और साधारण था वो, अन्य नहीं था, वो साधारण था। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। देसी रियासतों वाला गलत है, ये किसके द्वारा किया जाना था? देसी रियासतों के प्रतिनिधियों की चयन की प्रक्रिया जो थी वो परामर्श पद्धति से होना था। नोट कर लीजिए, परामर्श पद्धति से। परामर्श अरे बातचीत के द्वारा परामर्श। डी वाला होगा सर, डी। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से क्या किया था? स्वीकार किया था। आई थिंक ये सही है। और कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा संविधान निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। क्रिप्स मिशन कब का था? ये क्रम पूछा जाता है ना, 1942। तो ये तीनों याद करिए, 40 में अगस्त प्रस्ताव, 42 में क्रिप्स मिशन और 46 में कैबिनेट मिशन। इस पे ये 3 फैक्ट पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, मतलब हर बार एक आध सवाल आ जाता है क्रोनोलॉजी में। माउंटबेटन योजना कब की थी? महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की भावना का वाहक बनकर उभरा है। ये गलत का है। ये कह क्या रहा है, ये आप समझ रहे हो? मैं बता रहा हूं, सबसे बड़े दावेदार जो कह रहा है, इसका मतलब यह है कि इनको न्याय नहीं मिला है अभी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको न्याय मिलना चाहिए। तो जो पीड़ित वर्ग है, दलित वर्ग है, महिलाएं पिछड़ी थी, है ना, निर्धन है, जो अल्पसंख्यक हैं, तो वो सबसे बड़े दावेदार, यानी कि सबसे पहले उनके बारे में बात की जानी चाहिए। तो जो आरक्षण दिया गया इसी के आधार पर बराबरी पे लाने के लिए, तो पहला सही हो गया। और लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान वाला कब होगा? जब लोकतंत्र के हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार समुचित रूप से, समान रूप से, समानता का अधिकार आर्थिक तौर पर हर तरीके से मिल जाएगा। जैसे सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस दिया गया, वो भी यही है कि हो सकता है वो वर्ग सामान्य हो, बट अब वो गरीब रह गया तो 10% आरक्षण। जो ईडब्ल्यूएस है वो कब का है? 2019 का और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 103वां और 2019 का ईडब्ल्यूएस। आगे बढ़ते हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। अब ऐसा कुछ प्रश्न हो जिसमें सकारात्मक बातें सारी हो तो सही ही होता है। इसको आप ऐसा आंख बंद करके मत कीजिएगा, लेकिन ऐसे मतलब वो सहज रूप में पढ़ के ऐसा सही कर दीजिएगा। और विविधताओं के समंजन के एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है इसके समंजन से, है ना, ये भी पॉजिटिव है। और ऐसे पॉजिटिव अगर दोनों होंगे तो इसकी व्याख्या भी ये कर देंगे, सही व्याख्या भी है। लेकिन यहां देख लेना, बी पे दिया हुआ है, ठीक है ना, नहीं तो ए मार के सही होके भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको मंजन नहीं समझ में आ रहा है, किसका मंजन, समंजन, लेकिन बात समझ में आ गई। सब कुछ कहां समझ में आता है? सबसे ज्यादा कम समझ में किसके बारे में आता है जानते हो आप? अपने बारे में। आप सबसे कम किसके बारे में जानते हैं? अपने बारे में। सरमाइन आंटी को भी अपने बारे में बहुत कम पता होता है, मोहल्ले के लोगों के बारे में बहुत पता होता है। अरे सुकलाइन कर लो, बरमाइन कर लो, कुछ भी कर लो, हर मोहल्ले में एक ये मिल जाती है ना। अगर पोस्टर चिपकाने जाओगे, यहाँ पोस्टर पर चिपकाओ, उनसे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है।
कुछ भी, चाहे उसमें गायत्री मंत्र ही चिपका रहे हो, नहीं चिपकेगा तो नहीं चिपकेगा, इससे नहीं मतलब है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन की रक्त है? रक्त है? हाँ, रक्त तो है ही है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। पीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ये मुंशी जी ने कहा, के एम मुंशी जी ने। ठीक है, के एम मुंशी जी ने कहा। ये तो रटने वाले प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक न्याय है, इसीलिए कहा है कि प्रस्तावना याद होनी चाहिए। सामाजिक ये क्रम भी याद होना चाहिए, ये क्रम भी पूछा जाता है। हाँ, इससे पूछेगा क्रम। हाँ देखो, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, ये क्या है? आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये न्याय है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2 और 3 में वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध है। सही, तैयार रहिएगा, हम क्या पूछने जा रहे हैं जान रहे हो? ऐसा विधेयक जो राजस्व या व्यय से संबंधित हो, वित्त विधेयक कहलाता है? सही। वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है? वित्तीय विधेयक धन विधेयक का, कि धन विधेयक वित्तीय विधेयक का है? धन वित्तीय का भाग है, उल्टा बोल रहे हो आप। हाँ, आप बताइए जी। वित्त विधेयक धन विधेयक का भाग है कि धन विधेयक वित्त विधेयक का भाग है? धन वित्त का भाग है, वित्त बड़ा है, उसमें एक धन भी है, उल्टा बोल रहे थे। वो 110 में है? ये तो 117 में है ही है, वो 110 में है। लिखिए धन विधेयक 110, कंफ्यूजन खूब होता है। अच्छा, धन विधेयक को धन विधेयक कहने निर्धारित करने का ये अधिकार किसके पास है? लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष जो होता है। ठीक है, अगर वो कहेंगे तो है, नहीं तो कहेंगे नहीं तो नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है, जो होगा वही होगा, जो नहीं होगा वही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब परंपरा चली आई है, तो जो होगा उसको वो कह देंगे। जिससे कि राज्यसभा उसमें, क्योंकि धन विधेयक में वो राज्यसभा हस्तक्षेप कर नहीं सकती है, ऐसे बहुत सारे पास करा लेते हैं जब राज्यसभा में बहुमत कम रहता है ना, बैंक से उसको जोड़ के वो करेंगे, लिंक कर देंगे। गलत, बहुत सारी चीजें गलत होती रहती हैं। आप जितने ये एनकाउंटर होते हैं और गाड़ी पलटती है, सब सही है क्या? लेकिन जब शासन प्रशासन में आप जाएंगे तो सब सही लगेगा, सब सही, क्योंकि आपका एक वजह से जितने वकील केस लड़ते हैं 99% तो झूठ के लिए लड़ते हैं ना। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कथन कहा था कि, क्योंकि वो भी वकील थे, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं अपने मुवक्किल का केस लड़ता हूं, उसका अर्थ यह था, स्टेटमेंट मुझे नहीं याद है, तो मैं न सच बोलता हूं न झूठ बोलता हूं, मैं केवल अपने मुवक्किल, जो उनका मुवक्किल है, उसको बचाने के लिए प्रयास करता हूं, अपने धर्म का पालन करता हूं। खत्म हो गया मामला। एक दो लोग ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट कर दिए, है ना, खत्म हो गया। अब ये जो अभी है, क्या बता रहे हो, वो अभी जो ये केस हुआ है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति को मारी है, मेरठ वाला, ये छूटेगी नहीं, सब बेल हो जाएगा, सब बेल हो जाता है, बेल तो ऐसे हो जाता है। निर्भया वाला वो सब उसमें देखो, वो छूट गया, सब छूट जाते हैं। वकील साहब लोग बढ़िया मोटी मोटी पूंजी लेंगे, उनकी मतलब जो जमा पूंजी है वो पैसा लेंगे, छुड़ा देंगे, सब छूट, कुछ ना कुछ तो रह जाता है ना। उसी पैसे छूटते हैं सब। इतना गहन अध्ययन तो अभी तक पुलिस और वो चैनल वाले नहीं कर पाए। उसी को मारे, उसी पैसे छूट जाएंगे, इससे कहते हैं। अरे ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल दी है, उसी को मार के उसी पैसे छूट जाएंगे। पहले से बीमा उसने करा रखा होगा, दुनिया भर की और चीजें बना रखी होंगी, पत्नी थी उसकी,
है ना? आपकी भी है नहीं पत्नी, तो आप क्या जानो कितनी खास होती है पत्नी। फिर भी अगर कुछ ऐसा केस हो जाता है तो उसको वो प्रॉपर्टी मतलब हस्तांतरित नहीं अरे होती। उस बात की बात है, उसकी इतनी होशियार कौवा औरत पहले ही दुनिया भर की दबाए रखी होगी, ये मारने के लिए एक दिन में सोच ली होगी है? पता नहीं इतना अध्ययन मर्चेंट नेवी में था। हाँ अच्छा, तो 395 और 12 ठीक है। ये सब वर्तमान और गणना की दृष्टि से है। हाँ प्रश्न डी होना चाहिए। कैसे? गणना पर गिनने के आधार पर वर्तमान प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 444 हो गए। 400 प्लस है सर। ये एग्जैक्ट अच्छा, तो ये जानते हो क्या हुआ होगा, ये जिस समय क्वेश्चन पूछा गया होगा, जैसे हमने ले लिया पुराना क्वेश्चन, तो सर इसमें तो दोनों सही हो जाएंगे ना, इसमें दोनों सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हटा दो, इसको सर्च करो इस समय कितने अनुच्छेद हैं, सर्च करो इसी समय, कोई सर्च करो। हाँ ये वाला सही हो जाएगा, वो हम गलत टिक कर रहे हैं। हाँ सही, सर्च कर लो एग्जैक्ट कितने हैं आज की डेट में, मतलब हाँ तो 48 हो गए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ 44 से भी ऊपर बढ़ा। एक्चुअली ये पुराना क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन बैंक में, और ये अनुसूचियां तो इतनी ही रहेंगी, तो ये डी पे आप चले जाइए। आर्टिकल हाँ माना क्यों नहीं जाएगा, अनुसूचियां है ये, हाँ हाँ पार्ट 25 ठीक है, वेरी गुड, इसको भी अपडेट कर लीजिए। हो सकता है पेपर आपका हो तब तक और ये बढ़ जाए, कहे नहीं है करंट से रिलेट करके दे देंगे। ये एक्चुअली ये करंट के क्वेश्चन है, इसको पॉलिटी में हमने मान के पुराना क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं 444 इसको मारने पे नंबर दे देना चाहिए, नहीं तो 395 से ज्यादा तो 444 है ना, तो ये लगभग तो सही हो जाएगा ना, नियरेस्ट तो यही है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, जिसमें से नीति निर्देश, मजा आ गया ना बिल्कुल, हाँ इसी में तो मजा आता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं जैसे कि स्कोर बना रहे, फ्रस्ट्रेशन ना हो जाए, कुछ इजी रहे, हाँ नहीं तो पता चले एक टेस्ट पेपर देने के बाद चद्दर ओढ़ के लेटना पड़े, अरे ये तो बहुत बेकार हो गया, तो वही संभालने के लिए आयोग भी ये काम करता है कि परीक्षार्थी कभी परीक्षा कक्ष में बेहोश ना हो। लेकिन बीच बीच में कुछ हल्के भी डाले जाते हैं, इसीलिए जिसे सांस फूल रही है सर, आशा की किरण जगी, है ना, इस तरीके। वो बड़े खतरनाक होते हैं, सरल वाले भी गलत हो जाते हैं प्रेशर में, होते कि नहीं होते। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? कहां से ली गई? अमेरिका से। हाँ सर्वोच्च न्यायालय विधानों वाले न्यायिक उल्लंघन कर सकते हैं, दूसरा सही भी सही। भगवती, भगवती ना, पीएन भगवती कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लेके आए थे, इनको इसका पुरोधा माना जाता है, इन्हीं को अगवाकार माना जाता है भारत में इसको करने का। न्यायमूर्ति पीएन भगवती भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। सेम नहीं थे वो, उसमें दूसरे हैं, उसमें था। पेपर में भी कभी कभी रहते हैं दो क्वेश्चन एक ही से मिलते जुलते, जानते हो कैसे होता है ये पता है? नहीं ऐसा नहीं होता है, देखो जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन 4 लोग बनाए और चारों लोगों में से थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेने हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा था कि दोनों लोगों ने बना दिया था, तो मिलता जुलता है, प्रारूप अलग था, और रैंडमली लिया जाता है, किसी को दिखाया नहीं जाता है। बाकी तो कोई प्रेस एजेंसी खरीदता है, कोई कहीं से खरीदता है, कोई कुछ करता है, वो बात अलग की है, लेकिन सेट बड़ी ईमानदारी से किया जाता है, तो वो कभी कभी लगभग मिलता है, तो प्रारूप अलग है, रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, ये होता है जी। हाँ नहीं एग्जामिनर वो वाले क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ 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 बिल्कुल। कैसे जैसे कैसे क्वेश्चन? आप ले आइएगा, हम डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पढ़ना है ही नहीं है, हम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ बिठाया ही नहीं है,
यहाँ तो बिल्कुल वो सर, मुझे चाय पे चर्चा है। अगर वो वाले क्वेश्चन आ जाए तो सिलेक्शन करना है, आप ले आइए, क्योंकि यहाँ मेरी हेल्प करिए। आप 2 कह रहे हैं, मैं आप हिंदी और जीएस मिला के 5 दे रहा हूँ आपको, है ना, 3 जीएस 2 हिंदी। ये तो हम बीच में सोच रहे हैं इसमें चाय वाय भी उपलब्ध करा दिया करें, इससे लगे कि बिल्कुल आराम से बैठ के चाय वाय पी रहे हैं। नहीं दिक्कत हो जाएगी, गिर जाएगी चाय, है ना। क्या लेंगे हम? नहीं, चाय का पैसा आपसे ले लेंगे बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जैसे चाय जितना जो पिएगा उसका हिसाब हो जाएगा, वो ले लेंगे, कोई समस्या नहीं। नहीं, हमारी है ऑलरेडी। नहीं, इसलिए नहीं कह रहे, कहने का मतलब बहुत हम इजी माहौल यहाँ का रखना चाह रहे हैं। आप पढ़े ना और पढ़ जाए, है ना। जैसे कोई चीज जो आप सिलेबस मान के पढ़ते हैं नहीं तैयार होती है ना। आप अभी हाल में किसी ने कोई पिक्चर देखी है, कोई मूवी? छावा, सब याद है ना पूरा, है ना। छावा सिलेबस में है, अब बताओ, अब देखना छावा को फिर से सिलेबस में मान के, कुछ नहीं याद होगा। बात मैं आप समझ नहीं रहे हो, मैं कहना क्या चाहता हूं। मॉडिफाइड वेदर दोस्तों, छावा में क्या दिखा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे सिलेबस मान लोगे उसको, बस आपका दिमाग प्रेशर में आ जाएगा। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कुछ है ही नहीं। अच्छा, कितने सदस्य थे? ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें भी सुझाव दिया गया है कि भारतीय जनता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, गांधी जी। अब ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ये जितने सरल मिल रहे हैं आपको, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और जितने भयंकर थे वो सब हमारे क्वेश्चन थे। कथन कारण उसमें पूछा हुआ था खाली, बाकी सब कठिन वाले, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है ज्यादातर। 12 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य पारित किया गया। 22 जनवरी, सॉरी हम 12 पढ़ गए, पारित किया गया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में आर्टिकल। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्ष। अब ये क्वेश्चन देखो, 9 दिसंबर, बस केवल लैंग्वेज बदल दिया है, लैंग्वेज बदला, बाकी कुछ नहीं। उद्घाटन अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 की जगह दे दिया उद्घाटन अधिवेशन, यानी कि शुरू ही हुआ पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग। कोई अध्यक्षता करता तो इनको बिठाएंगे। हाँ, कैबिनेट मिशन वर्ष 1944 में भारत में आया। कब आया? है? अरे 45 देखो। मेरे में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्माता परिषद में को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक तो प्रतिनिधि का अनुपात कितना था? 45 में ये दिया है, मेरे भी यही दिया है 45 में। 10 लाख प्रति सेट देखो कौन सा है। अभी तक वो क्वेश्चन नहीं लगा गया। अच्छा, जानते हो क्या हुआ है? चलो कोई बात नहीं, नहीं पहले वाले का नहीं है। मेरी आदत एक बड़ी खराब है, मैं जब खाली बैठता हूँ तो रैंडमली टेस्ट सीरीज में से रात मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं लैपटॉप खोल लेता हूँ, तो उसमें कुछ क्वेश्चन चेंज करता रहता हूँ। जिन लोगों ने कल पेपर लिया था उनके में वो है, जिन लोगों ने पेपर आज लिया है उनके में ये है। रात में मैंने 1-2 क्वेश्चन चेंज कर दिए थे, क्योंकि उम्मीद 2 में जाना था, तो मैं चेक कर रहा था कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। 50 हो जैसे मैं देखता रहता हूँ, तो ये रात में 1-2-3 बजे की बात है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन बदल दिए थे, यही हुआ है। तो वो कल पेपर आपने लिया था और फिर ये बदल गया, ये हुआ। कैबिनेट मिशन पर 1944 ये हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। व्याख्या करेगा? लोकतांत्रिक इसलिए है कि उसका संविधान है, बहुत सारे देशों का संविधान है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए लोकतांत्रिक है। तो ये दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं। ज्यादातर लोग एम आर देंगे इसमें। अपने को वो मानता है, मान सकता है, वो अपने को मान सकता है, वो कुछ भी मान ले, लेकिन उसको तो हम देश ही नहीं मानते हैं। इलेक्टेड नहीं है, और उसका आधार ही बड़ा अजीब है भाई, वो तो शरीयत के कानून के उसमें चलने वाला। हम तो उसको देश ही नहीं मानते। लोकतांत्रिक तो तब आएगा
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, इसकी व्याख्या की गई है। तीनों होगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था मुझे बहुत सही से याद है, लोगों ने इसको संविधान कोई मारा था इसमें, कोई मारा था इसमें, और जिन्होंने कम बुद्धि लगाई थी उन्होंने ये मारा था, सी वाला, और उन्हीं का सही हुआ। टॉफी है नहीं तो हम भी मारते संविधान में। अरे बाप रे बाप इससे बड़ा ब्लंडर कुछ है ही नहीं कि संविधान में ये नहीं है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में? ये वही वाला है ना? ठीक है। राज्यसभा में प्रस्तापित किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, लोकसभा में किया जाएगा। ठीक है, वहां पे तो पड़ा रहेगा, नौटंकी करेंगे, 14 दिन तक रोक सकते हैं, उसके बाद वैसे पास हो जाएगा। इतने कर सकते हैं, बाकी कुछ करवा नहीं सकते। हम लोग बहुत टाइम ले लेते हैं ना। चल, भारतीय संविधान में राज्य के नीतिगत तत्वों का समावेशन किया गया है। हाँ, ये चेंज होगा, ये मुझे याद है। वो रिपीट हो रहा था इसीलिए उसको चेंज किया था, मुझे याद है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की नहीं, वो तो हमने पूछा था, अब ये रिपीट नहीं हो रहा है। वो तो हमने आपसे पूछा था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, क्वेश्चन ये नहीं मिला होगा आपको। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा अन्य सदस्य पूछ रहा है। अगर पूछता इनके सहित तो सहित में 7 हो जाता, अन्य तो 6 हो जाएगा। यहां पे आंसर क्या होगा? बी। चलो हिंदी का आंसर मिलाओ।